आदाब नाज़रीन, आलमी मंज़र स्पेशल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं तहसीन मुनव्वर। अमीर ग़ज़लबाज़ साहब का एक शेर है कि यकम जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। नाज़रीन, आज हमने आलमी मंज़र स्पेशल में 2015 के आलमी एजेंडे पर गौर करने की कोशिश की है। हम जानना चाहते हैं कि 2015 में पूरे आलम का एजेंडा क्या होना चाहिए ताकि दुनिया भर में अमन व अमान बरकरार रह सके। इस सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में 3 मौजूद शख्सियात मौजूद हैं। आइए मैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। हमारे दरमियान मौजूद हैं शकील हसन शमसी साहब, जो इनकलाब के मुदीर हैं। इसके अलावा हमारे दरमियान सीनियर सहाफ़ी जनाब कमर वहीद नकवी साहब भी मौजूद हैं। हमारे दरमियान बैनुल-अक़वामी मामलात के माहिर और सहाफ़ी जनाब कमर आगा साहब भी मौजूद हैं। आप तीनों हजरात का यहाँ पर हम खैर मकदम करते हैं। नकवी साहब, अगर हम 2014 की तरफ निगाह डालें जो कि रुखसत हो चुका है, तो उसमें कुछ ऐसा आपको लगता है हुआ है कि जिससे हमें 2015 जो है वो बहुत ही खुशाइन, बहुत ही ऐसा लगे कि इसका इस्तक़बाल करना चाहिए और दुनिया 2015 में बहुत अमन के साथ रहेगी? देखिए, 2014 की जो हालात हैं, जो अभी जिन हालात से हम गुजर रहे हैं और ख़ास तौर से पूरे मिडिल ईस्ट में जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है और अपने हिंदुस्तान में भी जिस तरह की बहुत सारी सिचुएशन है और पूरी जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है पूरी दुनिया की, चाहे रूस और यूक्रेन का मामला हो, चाहे चीन हो, चाहे इधर श्रीलंका और बर्मा में बौद्धों और मुसलमानों में कॉन्फ्लिक्ट हो, तो कुल मिलाकर के जो हालात हैं वो मतलब ऐसे अच्छे तो नहीं नज़र आ रहे हैं। और ख़ास तौर से जो ISIS का जो थ्रेट है और उधर बोको हराम का जो एमरजेंस है और इधर अभी हाल में पाकिस्तान में पेशावर में तालिबान की तरफ से जो जिस तरह की वारदात हुई, तो उस सब से मिला करके एक बहुत ही तस्वीर जो है वो मेरे हिसाब से मुझे तो बड़ी थोड़ी पेसिमिस्टिक बनती नज़र आती है। और इसको लेकर के वाकई बहुत मतलब कंसर्न की बात है कि नहीं, इस सिचुएशन को कैसे जो है वो कंट्रोल किया जाए और क्या होना चाहिए ताकि जो एक तरह का जो जिहादी इस्लाम का जो इमरजेंस हो रहा है दुनिया में, उस पे कैसे उसको कर्ब किया जाए। शकील भाई, आपको क्या लगता है कि 2015 हमें किस कदर खूबसूरत लगना चाहिए? मैं उसको जिहादी इस्लाम नहीं कहता, मैं फसादी इस्लाम कहता हूँ, क्योंकि ये फसादियों का एक जो गिरोह निकला है। जिहाद तो एक मुक़द्दस चीज़ है, लेकिन ये फसादियों का गिरोह निकला है और मुनाफिकों का गिरोह निकला है, तो ये बहुत ख़तरनाक है। जैसे बोको हराम की तरफ लोगों की दुनिया की नज़रें नहीं हैं, लेकिन बोको हराम जितना जुल्म ढा रही है वो बहुत, उसमें कहीं ना कहीं मुदाखलत होना चाहिए। मैं इस बार में कह चुका हूँ कि 300 लड़कियाँ कहीं की अगवा कर ली जाएँ और अब तक उनकी कोई खबर ना हो, और बच्चों को कत्ल करने का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ, स्कूलों में हमले करने का वहीं से शुरू हुआ। और दाश या ISIS जो है उसकी जिस तरीके से परवरिश की गई, सीरिया में जो मसलकी वो उसको देकर फ़रोग़ देकर के मसलक के नाम पर उठाया गया, लेकिन फिर हुआ क्या उसका अंजाम और नतीजा क्या निकला कि इस वक्त खुद परेशान है वो हार्डकोर मुस्लिम स्टेट्स परेशान है कि जिन्होंने उसको फ़रोग़ दिया था। तो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक बहुत बुरी खबर है। और फिर अफ़गानिस्तान से आपको मालूम है फ़ौजें जाने वाली हैं अमेरिका की, वहाँ पर क्या होगा? क्या तालिबान ख़त्म हो गए? क्या तालिबान कमज़ोर हो गए? तो क्या वो रोक पाएंगे? और क्या उनकी वही हालत नहीं होगी जो इराक़ी अफवाज की हुई थी कि जिस तरीके से वो छोड़ के बैरिकें भागे और अपने हथियार भी उन्होंने ISIS को हवाले कर दिए। मुझे तो लगता है कि अफ़गानिस्तान में भी बहुत ख़राब हालात होने वाले हैं और उसका डायरेक्ट असर हमारे हिंदुस्तान पर पड़ेगा। कमर आगा साहब, शकील भाई ने तो मतलब पूरी दुनिया भर के मसाइल अपने मुल्क की तरफ ही लेकर आ गए। क्या लगता है कि पूरी दुनिया 2015 में, हम तो एक एजेंडा सेट करना चाहते हैं कि 2015 में जो दुनिया भर के बड़े मुमालिक हैं या दुनिया भर के मुमालिक हैं वो किस समत ऐसा बढ़े कि दुनिया उससे ख़तरात जो हैं दूर हो सकें। तो क्या दुनिया रहने के लायक बन पाएगी 2015 में? देखिए, रहने के लायक तो है, जी रहे हैं सब लोग, लेकिन ये सही बात है जैसा आप दोनों ने बताया कि ये बहुत बड़ा ख़ित्ता जो है वो मुसीबत में आ चुका है, ख़ास तौर से पाकिस्तान से लेके मोरक्को तक। उसकी वजह ये कि ज़्यादातर हुकूमतें आप देखें इस खित्ते में फ़ेल हो रही हैं और आर्मी बैक्ड रिजीम है, डेमोक्रेसी या सेकुलर डेमोक्रेटिक जो सेटअप है वो इमर्ज हो नहीं रहा। तो उस के एब्सेंस में, डेमोक्रेसी की एब्सेंस में, ये कट्टरपंथी बहुत एक्सट्रीमिस्ट किस्म की
इस्लाम के नाम पे जो ताकतें यही इमर्ज हो रही हैं, और ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है। अगर आप देखें इस पूरे, तो आपको लगेगा कितने मुल्क और शहर बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, फिर उधर इराक़, सीरिया, यमन, ये सब बहुत बड़े सेंटर थे इस्लामिक सिविलाइजेशन के, ख़ास तौर से बगदाद, दमिश्कस, अदन, यमन में कई एक जगहें, फिर उसके अलावा इजिप्ट के हालात अच्छे नहीं हैं, फिर उसके अलावा आप देखिए यही नहीं बल्कि ईस्ट अफ्रीका में अब सोमालिया की जो हालत हुई, फिर ईस्ट अफ्रीका में माली, चैड, नाइजर, ये सब बिल्कुल मुल्क देखते देखते तबाह हो गए, बर्बाद हो गए बिल्कुल। सिविल वार चल रही है इन लोगों में, कई लाख लोग मर चुके हैं 1 साल 2 साल के अंदर, और आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे किलिंग होगी, और सब इस्लाम धर्म के नाम पे, मज़हब के नाम पे ही हो रहा है। ये बड़ी फ़िक्र की बात है। फिक्र की बात तो ये भी है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा नाम का एक इदारा है, वो भी जो है वो कहीं ना कहीं वो काम नहीं कर पा रहा जिसके लिए उसका क़याम हुआ था। नाज़रीन, यहाँ वक्त एक मुख्तसर वक़्फ़े का हम लौट कर आते हैं। आलमी मंजर स्पेशल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं एजेंडा 2015, यानी कि पूरे आलम के लिए 2015 में क्या होना चाहिए। शकील भाई, अगर हम आपसे दरियाफ्त करें कि जो इस्लामोफोबिया है इसको कैसे दूर किया जाए, क्योंकि अभी तुर्की के सदर ने भी, ये जो है तैयब एर्दोगान ने भी बात की है, यूरोप को उन्होंने कहा है कि वो हमारे ऊपर कमेंट करने से पहले अपने अंदर से जो इस्लामोफोबिया के वो लोग शिकार है उसको दूर करें। तो इससे कैसे, इसको किस तरह दूर किया जा सकता है? देखिए, इस्लामोफोबिया दूर करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि लोग डराने का काम कर रहे हैं। एक पूरा एक गिरोह, अगर आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया में जाके कोई आदमी किसी जगह के ऊपर रेस्टोरेंट में जाके हमला कर देता है और जाके वहां बैठ जाता है, एक आदमी जो है पूरे ऑस्ट्रेलिया को दहला देता है। तो अब क्या होता है कि कोई दूसरा फिर मुसलमान है, उसको देखकर आदमी लगता है कि कहीं खुदा न खास्ता ये भी ना निकले। तो एक जहन में पैदा कर दिया गया है, पूरे यूरोप के डर बिठा दिया गया है, और उसमें खुद यूरोप वालों का हाथ बहुत बड़ा है, क्योंकि यूरोप ने ऐसे ऐसे मुजरिमीन को पनाह दी है या उनको बढ़ावा दिया है कहीं ना कहीं, कि जो वाकई इंसानियत के लिए खतरा थे, लेकिन अपने चूंकि वो उनके मुखालिफों के मुल्क से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए उन्होंने अपने यहाँ लाकर आबाद किया और फिर वो उनके लिए खुद मुसीबत बन गए। तो इस्लामोफोबिया वैसे और खित्तों में नहीं है, यूरोप के कुछ इलाकों में है, और उसके पीछे एक साजिश मुझको लगती है, एक साजिश सी लगती है। वो साजिश ये है कि लोगों को इस्लाम से दूर किस तरीके से किया जाए, लोग इस्लाम के नाम से डरने कैसे लगे। मेरे एक अमेरिकन दोस्त थे, उन्होंने एक बात कही थी कि अमेरिका में लोग पहले कोशिश ये करते थे कि कोई मुसलमान उनका उस्ताद हो, कोई मुसलमान पड़ोसी हो, कोई मुसलमान दोस्त हो। आज हर आदमी कोशिश ये करता है कि उसके बच्चों का कोई उस्ताद मुसलमान ना होने पाए, उसके पड़ोस में कोई मुसलमान ना रहता हो क्योंकि उनको खतरे में पड़ सकता है, कोई दोस्त मुसलमान ना हो क्योंकि हो सकता है कि कोई खतरा हो। तो ये एक पूरा क्रिएट किया गया, और इस क्रिएशन के पीछे कोई बहुत बड़ी आलमी साजिश मुझे लगती है। नक़वी साहब, 2014 के खात्मे से पहले हमने बहुत एकदम से पूरी दुनिया में इस तरह की सरगर्मी देखी, ब्रिक्स देखा, एपेक देखा, G20 देखा, और सार्क भी हुआ। तो ऐसा लगा कि दुनिया के सारे लीडर जो हैं कहीं ना कहीं एक होने की उस पर थे, लेकिन वहीं पर हम ये देखते हैं कि एक नई समत की तरफ ये बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ, जैसे कमर आगा साहब ने भी इस बात का इशारा किया, आप भी कह रहे थे, एक लीडरशिप क्राइसिस पूरी दुनिया में नजर आ रहा है। तो ये इससे कैसे निपटा जा सकता है? एक तरह से अभी जो पूरी दुनिया में एक लीडरशिप को लेकर के एक ऐसा स्ट्रगल सा है कि कौन उस नंबर 1 की जगह पर आए, और तो ये एक अभी एक जिसको कहते हैं कि हम एक वैक्यूम है। और लेकिन दूसरी बात ये कि जब यूनिपोलर वर्ल्ड था, जैसे मतलब अमेरिका है, तो अमेरिका जो अभी जिन हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, एक्चुअली इन सारी प्रॉब्लम की जड़ में अमेरिका है कि इस सरकार को पलटना है, उस सरकार को गिराना है, यहाँ तेल पे कब्जा करना है। तो उसने इनको हथियार सप्लाई किए, उसने इनको फंड सप्लाई किया, उनको खड़ा किया, और अब वही ताकतें जो है वो इतना बड़ी हो गई हैं कि वो अब पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन गई। नहीं, वो ताकतें बड़ी हो गई हैं या ये भी उसकी पॉलिसी का हिस्सा है कि अब इनको खुली छूट दे दो? की बात नहीं है, ये इनका इस्तेमाल किया गया, पहले बहुत सी हुकूमतों ने किया, और अब ये ताकतें इतनी बड़ी हो गई। ख़ासतौर से ISS 2 जगह से इनको बहुत बड़ी सपोर्ट मिली। पहली सपोर्ट इनको सबसे बड़ी मिली जब कर्नल गद्दाफ़ी वहाँ पे शहीद की हुए, मारे गए, और उसके बाद इनको अल-नुसरा और दूसरी बड़ी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़ा ज़ख़ीरा
आर्म्स का, हथियारों का मिला, और साथ में उनको काफ़ी पैसा भी वहाँ से बैंकों से मिला, जिससे फिर सीरिया में असरात आए। उन्हीं ने दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को फंड किया, और उस वक़्त अलकायदा इन इराक़ जो थी उसने बहुत पैसा लिया। फिर उसके बाद इनको दूसरा फ़ायदा हुआ जब इन्हीं ने मूसल के ऊपर ISS ने कब्ज़ा कर लिया। मूसल में एक ही बैंक से उनको, सेंट्रल बैंक था इराक़ का, वहाँ पे जी उसका पैसा तकरीबन $450 मिलियन एक जगह पे मिल गया। बहुत बड़ा सोना मिला। फिर उसके बाद मूसल में एक बड़ा आर्म डिपो भी था इराकी आर्मी का, जिसमें बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन थे, इनको मिले। और फिर तेल पे सीरिया और इराक़ में थोड़ा सा तेल भी इनको मिला, रिफाइनरी मिली। फिर उसके अलावा फिरौती से इन्हीं ने बहुत पैसा कमाया। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ी ताकत बन गया। अब ये किसी के कंट्रोल में नहीं। जिन मुल्कों ने इनको शुरू में खड़ा किया था कि गद्दाफी को गिराने के लिए उनको मदद दी थी, अब ये उन्हीं मुल्कों के ख़िलाफ़ भी हो गए हैं, और ये ग्लोबल जिहाद की बात करने लगे हैं। ये सऊदी अरबिया को भी नक्शे में इन्होंने अपने ले लिया, इधर कश्मीर की बात कर रहे हैं, और उधर वो बिल्कुल पूरा ईस्ट अफ्रीका तक पहुँचने की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हो ये रहा है कि मुफ्त में लोग मर रहे हैं। ये अपने ऑब्जेक्टिव नहीं पूरे कर पाएंगे, और इससे न तो इस्लाम को मुझे दिखाई देता है कोई फ़ायदा होता हुआ, मज़हब को हो रहा है, और ना ही वहाँ की सियासत को, बल्कि ये पूरा ख़ित्ता जो है डिस्टेबलाइज लगातार होता चला जा रहा है। ये एक बहुत फ़िक्र की बात है। दूसरी चीज़ ये कि ना तो पूरे आलम इस्लाम में कोई मजहबी लीडर है, और ना ही कोई पॉलिटिकल लीडर है जिसकी लोग बात सुनते हैं। तो पूरा एब्सेंस है, कोई लीडर किसी किस्म का नहीं है। तो डेवलपमेंट का कोई सवाल नहीं होता इस पूरे खत्ते में, बल्कि यह है कि जंग ही जंग चलती रहेगी 10 साल पर। अमेरिका का कहना ही है कि 10 साल 15 साल कितने साल चले इसका कुछ पता नहीं है। ये यहीं पे इनको लड़ना है और यहीं पे मरना है। अगर यहाँ पे नहीं लड़ाई लड़ेंगे तो ये यूरोप अमेरिका जाएंगे, तो उनको भी सूट करता है कि तो ये जंग तो मुमकिन है कि प्रेफरेंस कर जाए। नाजरीन, यहाँ वक्त मुख्तसर वक्त हम लौट कर आते हैं। आलमी मंजर स्पेशल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड का 2015 का, यानी कि पूरे आलम का 2015 का एजेंडा क्या होना चाहिए। लेकिन हमारी मुश्किल ये है कि हम अभी दहशतगर्दी के पर ही जो है रुक गए हैं, क्योंकि दहशतगर्दी इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ख़तरा हमें नज़र आ रहा है। शकील भाई, हमने अमेरिका में देखा कि नस्ल परस्ती भी जो है वहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ अब उभर कर आ रही है, जबकि वहाँ पर एक ब्लैक सदर भी है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो क्या अमेरिका के लिए 2015 में इस नस्ल परस्ती से पार पाना एक बहुत बड़ा? देखिए, अमेरिका में नस्ल परस्ती हमेशा से है, और हमें लगता है कि जिस तरीके से वहाँ मुजाहरे हो रहे हैं और जिस तरीके से लोग सड़कों पर निकल कर आ रहे हैं, उसमें बहुत से वाइट्स भी साथ दे रहे हैं। ये बात नहीं कि उनके वाइट साथ नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी लोग हैं। और ये मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए 2015 में एक मसला हो सकता है, और ओबामा के जाने के बाद इसको तो और ज़्यादा इसमें शिद्दत आ सकती है। अच्छा, 2015 में बरतानिया में भी इंतखाबात होने हैं, तो वहाँ पर भी कुछ नया रुझान नज़र आता है, कुछ तब्दीली नज़र आती है? देखिए, इन सब मुल्कों की बेसिक फंडामेंटल पॉलिसी में बदलाव नहीं आता। गवर्नमेंट ज़रूर बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन इनके लॉन्ग टर्म ग्लोबल इंटरेस्ट होते हैं वो उसी तरीके से चलते हैं। बुश साहब हट गए, चले गए, और बराक ओबामा आ गए, लेकिन मिडिल ईस्ट पॉलिसी में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। लैंग्वेज में फ़र्क ज़रूर नज़र आया। अमेरिका की बेसिक पॉलिसी यही है कि किसी भी सूरत से वेस्ट एशिया का जो तेल है और सेंट्रल एशिया का तेल है, उसके ऊपर किस तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका कंट्रोल होना चाहिए। और उसके चलते हुए टेंशन भी बहुत हुए, और बहुत सी लड़ाइयाँ भी उसकी वजह से हो रही हैं। दूसरी तरफ ये है कि अमेरिका का ये भी उसूल है कि वो चाहता है कि अकेली सुपर पावर है, सबसे बड़ी पावर है इस वक्त, वो चाहता है कि वो उसका जो सुपर पावर स्टेटस है वो बना रहना चाहिए। तो उसका इसको लेके रशिया से भी उसका क्लैश चल रहा है लगातार। हम देख रहे हैं लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि एक बहुत फिक्र की बात है सारी दुनिया के लिए, इसलिए कि दो बड़ी ताकतें हैं। आखिरी दिनों में कि यूरोप की जो सोच है वो फ़लस्तीन को लेकर थोड़ा सा बदल रही है, उसका भी कुछ आगे जाके हम देखेंगे, उसमें कुछ उससे कुछ तब्दीली होगी। एक दुनिया पब्लिक ओपिनियन वहाँ बहुत तेज़ी से बदल रही है, उसका रिफ्लेक्शन उनकी गवर्नमेंट में भी आता है। कई गवर्नमेंटों ने उनकी स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को रिकग्निशन दिया यूरोप की, मगर अल्टीमेटली ये मसला जो है ये अरब और इजराइल को ही सॉल्व करना है। वो खुद यूरोपियन देश भी यही कहते हैं। मुश्किल ये है कि इस वक्त अरबों की जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है वो बिल्कुल ज़ीरो है।
कोई बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं, और ज़्यादातर अरब देशों ने फ़िलिस्तीन के काज को बिल्कुल छोड़ दिया है, उसके ऊपर बात भी नहीं करते, ना उसको प्रमोट करते हैं। और फ़िलिस्तीन के अंदर के जो हालात हैं वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक तरफ हमास है और दूसरी तरफ फतेह का ग्रुप है, इनकी आपस में भी लड़ाइयाँ हैं। तो इस वक्त किसी के भी जहन में फ़िलिस्तीन न यूरोप या अमेरिका में नहीं है। हाँ, उनकी एट्रोसिटीज़ के ख़िलाफ़, उनके उसके ख़िलाफ़ ज़रूर यूरोप में और अमेरिका में भी बाइकॉट जो हो रहा है इसराइली थी, ये सब काफ़ी प्रोमिनेंट हो गया है। लेकिन ऐसा कि ये कि कोई उसका हल निकल आएगा तो वो मुझे अगले आने वाले 4, 5, 10 साल के अंदर भी नज़र नहीं आता। हल तभी निकल सकता है कि जबकि अरब खुद डिटर्मिंट हो, तय करें, तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन अरबों में इस वक्त की जो हुकूमत है वो अपने मसाइल में फंसी हुई हैं, हर जगह सिविल वार लाइक सिचुएशन है, ये जिहादी ताकतें या जो हैं ये तमाम बढ़ चढ़ के हर तरफ नज़र आ रही हैं। तो वो इंटरनल क्राइसिस में अपने मुल्कों में ख़ुद फंसे हुए नहीं हैं। हाँ, हिंदुस्तान के हालात ये हैं कि दोबारा से जो रिसेशन का असर हुआ था उससे निकलने की वो वाकई एक कोशिश हो रही है, और उम्मीद भी की जा रही है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएंगे। और जिस तरह की मीटिंग्स अभी हुई हैं यहाँ के आला, बात तो स्पेन में और यूनान में भी जिस तरह के लेकिन मसाइल आए थे, यूरोप में, ब्राज़ील में भी जिस तरह के एजुटेशन, हमने देखा कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में लोग सड़कों पर आने लगे। एक नई जनरेशन जो है, फेसबुक जनरेशन अगर उसको कह लीजिए, वो भी तब्दीली लाना चाहती है। कमर भाई, नकवी साहब, इस लिहाज से तो हम देखें तो दहशतगर्दी सबसे बड़ा मसला हो जाती है दुनिया का, 2015 में भी ये मसला रहेगा। लेकिन उसके बावजूद जो सेहत खिदमात हैं, माहौलियात है, अब जिस तरह के हम देख रहे हैं कि अचानक कुदरती आफात जो हैं कई ममालिक में बढ़ने लगी हैं, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, तो इसकी वजह से पानी के मसाइल भी हैं। तो जो असल मसाइल हैं वो इन सब की वजह से कहीं ना कहीं पीछे चले जाएंगे। वाटर को लेकर के पूरी दुनिया में एक बड़ा कंसर्न है कि दुनिया की शायद बहुत से मुल्कों में तो करीब 90% आबादी ऐसी है जिनको पीने का पानी नहीं मिलता। अपने हिंदुस्तान में भी बहुत दिक्कत है, बहुत से लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता, बहुत बड़ी आबादी का। पूरा बांग्लादेश का जो पूरा एरिया है वहाँ पे क्राइसिस, तो पूरी दुनिया में ये पानी की क्राइसिस है। फिर एक जो इकोनॉमिक ग्रोथ की अपने आप में अनएम्प्लॉयमेंट सारी दुनिया में बढ़ रहा है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में कहीं सुधार कहीं नहीं आया। तो ये सब जो बुनियादी हैं सवाल ये हैं, लेकिन अभी लोग तो उलझे हुए हैं, चूँकि ये दहशतगर्दी और चूँकि इस तरह का जो रेडिकल इस्लाम का जो बढ़ावा हो रहा है वो उसको लेकर के बढ़े हुए। शकील भाई, मुख्तसर मैं आपसे मालूम करना चाह रहा हूँ कि 2015 में हम किस तरह आगे की तरफ बढ़े अपने पड़ोसी ममालिक को लेकर। हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है वो तो अपने सारे जितने भी नेबर्स हैं उनके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप है, अदर देन पाकिस्तान कहा जाए। अब ये हम लोग पाकिस्तान का तय नहीं कर सकते कि उनके साथ रिलेशन कैसे रखना, ये तो पाकिस्तान तय करता है कि हम उसके साथ कैसे रिलेशन रखें। हमारी तरफ से जब भी कोई कोशिश होती है, अभी आप देखें कि वहाँ बच्चे मारे गए और पूरा हिंदुस्तान गमो अंधों की एक सूरत बना हुआ था। ऐसा नहीं लगता था कि पाकिस्तान में वाक़या हुआ, ऐसा लगता था कि हमारे ही किसी शहर में वाक़या हुआ है। लेकिन उसके बाद नतीजा क्या निकला, और अभी तो तालिबान ने वो भेद खोल दिया। तालिबान ने एक लिस्ट जारी कर दिया जिसमें बताया कि कश्मीर में किस तरीके से पाकिस्तानी भेज रहे हैं, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए वही वाला मामला हो रहा है। प्रॉक्सी वार वाली जो बात जहां कही तक पाकिस्तानियों के साथ ताल्लुक है वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी साजिशें, अंदरूनी सियासतें, अंदरूनी फौज, अंदरूनी दहशतगर्द, अंदरूनी उलमा, सब के अलग अलग फ़ायदे और मफादात वाबस्ता हैं, और वो हिंदुस्तान के ऊपर कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ते हैं ले जाकर। कमर आगा साहब, अक़वाम मुत्तहिदा के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे 2015 में? मुत्तहिदा का काम मुल्कों को डिसाइड करना पड़ता है, वो एक प्लेटफॉर्म देती है। वहाँ पे बड़ी ताकतें, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, वो सब पीस एंड सिक्योरिटी उसी के हाथ में होती है। ये है कि कोशिश जारी रहती है। अक़वाम मुत्तहिदा दूसरी तरफ एक अच्छा काम ये भी करती है, एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है जिसमें रीजनल इशूज़ लोग जाते हैं, डिस्कस करते हैं। साल में एक बार जो मीटिंग होती है जनरल असम्बली की, या उसके अलावा जो बराबर उनकी मीटिंग्स होती रहती हैं, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी साथ में देती है। इसके अलावा बहुत अच्छा काम वो एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए और दूसरे सोशल जो इश्यूज़ हैं उनको लेके एक, मैं समझता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रही है, आगे चल रही है। ये भी सही बात है कि उसने कोई बड़ी जंग जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई होने नहीं दिया है। तो इस तरह से इसका मिक्स है। लेकिन ये है कि हम लोगों को ख़ुद तय करना पड़ेगा अपना एजेंडा इस रीजन के अंदर। अब ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, रीजनल इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तमाम हो रहा है।
अगर हम लोग ये रीजन के अंदर हम लोग सोचें और मसलों का हल ढूंढें तो मैं समझता हूँ अच्छा होगा। आसियान ने बहुत से मसले अपने हल कर लिए, सार्क में पाकिस्तान की वजह से दुश्वारियाँ अभी भी आ रही। चलिए नाजरीन, आज हमने पूरे आलम पर 2015 के एजेंडे के तहत बात करने चाही थी और हमें लगता है कि ये मुख्तसर सा प्रोग्राम जो है पूरी दुनिया पर इस तरह नज़र डालने के लिए बहुत कम है और पूरा साल हमारे पास रहेगा आलमी मज़हर स्पेशल में। हम वक्त वक्त पर तमाम दुनिया के मसाइल पर, दुनिया में जो कुछ होगा उस पर बातचीत करेंगे, मगर आज जो हमने बात की हमें ऐसा महसूस हुआ कि दुनिया जो है वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है और ऐसे में दुनिया भर के लीडरों को, दुनिया भर के रहनुमाओं को, चाहे वो मजहबी रहनुमा हो चाहे वो सियासी रहनुमा हो, उनको दुनिया की रहनुमाई एक इंसाफ के साथ करनी पड़ेगी, ईमानदारी के साथ करनी पड़ेगी। तभी 2015 हम कह सकते हैं कि जीने के लायक रहेगा। दुनिया वाकई जीने के लायक है, मगर दुनिया को बर्बाद करने वाले हम ही लोग हैं, हमें ये सोचना पड़ेगा। आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अगले हफ्ते फिर किसी नए मौजू के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप तमाम हज़रात का शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया। आदाब।